आज हम इतिहास के अंतर्गत राजा किसान और वो हमने पढ़ा था उस कृषि से संबंधित, तो उसके अंतर्गत हम आज प्रश्न उत्तर देखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको एक बार मैंने पहले भी समझा चुकी हूँ, जब चैप्टर हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे तब हमने समझा चुके हैं। अब ये सिर्फ प्रश्न उत्तर हैं, इनको आप लोग ध्यान से कीजिए और उसके बाद कॉपी में भी नोट कीजिए। कृषि इतिहास लिखने के लिए आयन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कौन सी समस्याएं हैं, इतिहास का इन समस्याओं को कैसे निपटते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि यहाँ पर जो संख्यात्मक आंकड़ों की दृष्टि से कई बहुत सारी विषमताएं पाई जाती हैं। इतिहास का मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो मिलती है उससे अनुमान लगा के हम उस कहानी को कड़ी टू कड़ी जोड़ते चले जाते हैं और फिर अनुमान लगाकर हम उसको इतिहास के अंतर्गत उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। वही सभी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो सूबों की जमींदारी की जाति मुतलित विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई, जैसे बंगाल और उड़ीसा की ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं है जहाँ के सूबों के लिए राजकीय कोषीय आंकड़े तकलीफ देती थी। दूसरे कीमत यहाँ पर जो है मजदूरी की दरों में भी विस्तृत सूची आयन ने दी गई है, जैसे कि राजधानी आगरा है, इर्द गिर्द कई इलाकों से ली गई है जहाँ जाहिर है कि बाकी हिस्सों के लिए आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है। मतलब ये कुछ क्षेत्रों में से आंकड़े सीमित हैं और कुछ में नहीं है। लेकिन इस तरह की समस्या तब आती है जब व्यापक स्तर पर इतिहास लिखा जाता है और आंकड़ों के संग्रह की अधिकता से छोटी मोटी चूक होना आम बात हो जाती है और किताबों के आंकड़ों की सच्चाई को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि जितना उन्हें समझ में आया उतना उन्होंने उस किताबों में लिखा है। फिर 16वीं-17वीं शताब्दी में कृषि उत्पादन को किस हद तक महज गुजारे के लिए खेती कह सकते हैं, इसमें सबसे कह सकते हैं उत्तर के कारण स्पष्ट की। जैसे कि 16वीं-17वीं शताब्दी दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उस काल में खेती केवल गुजारा के लिए की जाती थी। तात्कालिक स्त्रोत से जिन्स ए कामिल अर्थात सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज़ मिलते हैं। मुग़ल राज्य किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था जिसमें राज्य को ज़्यादा कर मिलता था, और कपास और गन्ने जैसी फसलों को बेहतरीन जिन्स ए कामिल थी, जिसमें कि तिलहन और दलहन की भी नकदी फसलों के अंतर्गत आती थी। इससे पता चलता है कि उसमें औसत किसान जो जमींदार को किस तरह से पेट भरने के लिए उनका उत्पादन करते थे। फिर है कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण कीजिए, या फिर 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका किस तरह से थी वह स्पष्ट कीजिए। तो मध्यकालीन भारतीय समाज में उत्पादन की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि खेतीहर और किसान परिवार से संबंधित महिलाएं जो है कृषि उत्पादन के सक्रिय सहयोग प्रदान करती थी और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी, जिसमें पुरुषों जुताई से हल चलाने से लेकर बुवाई, निराई, कटाई हर काम जो है महिलाएं ही करती थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत खेती के विकास होने के कारण घर परिवार के संसाधन जो है श्रम उत्पादन में इस तरह से महिलाओं का प्रथम महत्वपूर्ण योगदान होता था, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों के कार्य क्षेत्र में एक विभाजक रेखा खींचना और जिससे कि घर में महिला और बाहर के लिए पुरुष कठिन हो गया था, क्योंकि दोनों ही जगह महिलाएं जो कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करती थी। उत्पादन के पहलू सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना, गूंथना, कपड़ों का कढ़ाई करना मुख्य रूप से महिला श्रम पर ही आधारित था, और साथ ही साथ वस्तु के वाणिज्य के साथ साथ उसके उत्पादन के लिए महिला श्रम की मांग में भी वृद्धि होने लगी थी, जिससे किसान और दस्तकार महिला न केवल खेती में सहयोग करती थी बल्कि अभी तो आवश्यकता होने पर नियोक्ता घर में भी काम करती थी, और साथ ही इस तरह से महिलाओं का श्रम एक महत्वपूर्ण संसाधन समझा जाने लगा था, बल्कि बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता भी उनमें थी। किंतु बार बार बच्चे को जन्म देने के कारण, प्रसव की मृत्यु हो जाने के कारण भी महिलाओं की मृत्यु दर भी उस समय ऊँची थी, क्योंकि विवाहित महिलाओं की संख्या अधिक नहीं थी। फिर साथ ही साथ भूमि भद्रजन जमींदार और परिवार महिलाओं जो पुश्तैनी संपत्ति के अधिकार के मान्यता प्राप्त थी, जिसमें अनेक उदाहरण जो मिलते हैं जिसमें महिलाएं जो मुख्य रूप से विधवाओं और पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेताओं के अधिकार की पुष्टि वहाँ पर मिलती है। वे जमींदारियाँ जो होती थी जमींदारों को बेच भी सकती थी, गिरवी भी रख सकती थी, और महिला जमींदारों को उल्लेख भी वहाँ पर मिलता है, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि उसमें इस प्रकार बंगाल की महिलाओं के मासिक धर्म की अवधि में पान बागानों में जाने की मनाही थी। मतलब बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी और सामाजिक परिस्थितियाँ होती थी जहाँ पर महिलाओं का जाना वर्जित होता था। फिर विचाराधीन काल में मौद्रिक कारोबार की अहमियत की विवेचना उदाहरण दीजिए। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कृषि प्राथमिकता के कारण मौद्रीकरण को उल्लेखनीय विस्तार मिलता है। वस्तु विनिमय आधारित थी व्यवस्था जहाँ था, मुद्रा स्थान जो है मुद्रा जो है अर्थव्यवस्था ने ले लिया था। इस तरह से मुगल सम्राटों ने वित्तीय और आर्थिक नीतियों के कारणों से साम्राज्य में मुद्रा का जो संचरण बढ़ने लगा था, शाही टकसाल में खुली सिक्का ढलाई की पद्धति को भी मुद्रा संचरण और अधिक विस्तृत बना दिया था।
उस समय जो था सिर्फ वस्तु विनिमय नहीं रह गया था, उनकी जगह में शाही टकसाल में जो सिक्का ढलाई की जाती थी वह वस्तुओं के लेन देन के लिए उसका उपयोग किया जाने लगा था। किंतु हमें इस काल में सेवाओं के बदले नगद भुगतान के उदाहरण भी उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के 18वीं शताब्दी में स्त्रोतों में बंगाल के जजमानी नामक एक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसके अंतर्गत बंगाल के जमींदार लोहार, बढ़इयों, सुनारों तक ही उनकी सेवाओं के बदले रोज का भत्ता तथा रखने के लिए नकदी देते थे, जिसके विचाराधीन काल में ग्रामों और शहरों के मध्य होने वाले जो व्यापार और परिणाम स्वरूप ग्रामों कारोबार के मौद्रीकरण का महत्व बढ़ने लगा था। इस प्रकार ग्रामों में पैसा वापस आ जाता था और इस तरह से जो वसूली भी नगद रूप में उस समय की जाती थी और किसान जो है सुविधा इच्छा अनुसार अनाज या नगद रूप में भू राजस्व भुगतान कर सकते थे, चाहे वह अनाज दे दें या फिर रुपये भुगतान किसी भी तरह से भुगतान कर सकते थे। फिर निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले दस्तकारों को भी मजदूरी का भुगतान, अग्रिम भुगतान नगद रूप में ही किया जाता था और इस तरह से मौद्रिक कारोबार में वृद्धि भी बढ़ती चली गई, जिसमें कपास, रेशम, नील जैसी फसलें भी पैदा करने वाले अपनी फसलों का भुगतान नकदी में ही प्राप्त करते थे। यही कारण था कि 17वीं शताब्दी में भी भारतीय ग्रामों सराफों को उल्लेख मिलता है। मौद्रीकरण और विकास के बढ़ावा मिलने के कारण भी मौद्रीकरण की प्रक्रिया को भी तीव्र बनाया किया था। यहाँ पर किसान जो है फसल बेचकर भी नकदी प्राप्त कर लेते थे और जमींदार कर का भुगतान भी कर देते थे। इस तरह से मौद्रीकरण को महत्व मिलने के कारण परिणाम में कुछ उन्हीं फसलों का उत्पादन करने पर बल देते जिन पर की बाजार में पर्याप्त मांग होती थी और इसके साथ साथ वस्तुओं का भुगतान करने के लिए भारी मात्रा में चांदी जो है भारत आने लगी थी और इस तरह से बाहर से विशाल मात्रा में चांदी के आने के कारण भारत के लिए वरदान सिद्ध हुआ और 16वीं-17वीं शताब्दी में धातु मुद्रा, विशेष रूप से चांदी के रुपयों की उपलब्धि में भी स्थिरता बनी हो गई थी, जिसमें कि सिक्कों के ढलाई के रूप में कार्य का विस्तार हुआ और राज्य जो है नगद रूप से प्राप्त करने लगा था। फिर उन सबूतों की जांच कीजिए जो सुझाने के लिए मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व एक महत्वपूर्ण स्थान था। वित्त साम्राज्य रूपी शरीर जो था वह मेरुदंड होता था और मुगल साम्राज्य जो है सुदृढ़ वित्तीय आधार प्रदान करने के लिए सदैव अप्रयत्नशील रहे, जिसमें जजिया, जगात, खस्म, खिराज, व्यापार, टकसाल, अधीन राजाओं, मनसबदार, समय समय पर प्राप्त होने वाले उपहार, उत्तराधिकारी विहीन संपत्ति, व्यापारिक अधिकार, राज्य जो थे उसे भू राजस्व प्राप्त करते थे। फिर आर्थिक बुनियाद का आधार जो था अतः कृषि उत्पादन नियंत्रण स्थापित करने के लिए तीव्र गति से विस्तृत होने के कारण इस तरह से राजस्व आकलन वसूली के लिए एक प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करना आवश्यक हो गया था। इस तरह से देश में जो दीवान, वित्त मंत्री, संपूर्ण राज्य वित्तीय व्यवस्था की देखरेख में भी फिर आय व्यय के हिसाब रखने के लिए अधिकारियों को, राजस्व अधिकारियों को कृषि जगत में प्रवेश किया गया था और शीघ्र ही कृषि संबंधों में निर्धारण और निर्णायक शक्ति भी बन गए थे। उस समय मुगल सम्राट जो था भू राजस्व व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित था और मध्ययुग में सर्वोत्तम भू राजस्व प्रणाली का भी उन्होंने निर्माण किया था। उनके काल में जो सुयोग्य वित्त मंत्री राजा टोडरमल के सहयोग से भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में प्रशासनिक प्रणाली स्थापित किया गया था। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था का भी प्रमुख आधार बनी थी और इसके साथ साथ प्रणाली इतिहास की दहसाला प्रबंध, आइन दहसाला, जब्ती प्रणाली राजा टोडरमल की भू राजस्व पद्धति के नामों से जाना जाता है। इसमें जो है गल्ला बख्शी प्रणाली, नक्श और कानूनन प्रणाली, दहसाला व्यवस्था, इस तरह से 8 महत्वपूर्ण प्रांतों में दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, अवध, मालवा, अजमेर, लाहौर आदि राज्य थे। फिर दासाला व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं थी भूमि की पैमाइश। इस प्रमाणी के अंतर्गत ऊपर से लिखे गए 8 प्रांतों के समस्त कृषि योग्य जो भूमि होती वह 41 अंगुल मतलब 41 अंगुल के इलाजी गज की कार्रवाई के लिए दूसरा भूमि का वर्गीकरण, जिसमें पैमाइशी वादकप निरंतर आधार पर उसे पोजत, परोती, चच्चर, बंजर इस तरह के भागों में विभक्त किया गया था। फिर बंजर जो था सर्वाधिक निम्न कोटि का भूमि होता था, जिसमें राजा का भाग जो निश्चित करता था कि जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कर निर्धारण, वास्तविक वसूली जो मुगल राजस्व के 2 महत्वपूर्ण चरण में की जाती थी। कर को नगद दर वस्तु में परिवर्तन करने के लिए भिन्न भिन्न हलकों और 10 वर्षों के अनंत, ये सारी चीज़ें आपको हमने जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय भी हमने आपको समझा चुके हैं। फिर नस्क अथवा कानूनन प्रणाली मुगल साम्राज्य कुछ भागों में जैसे बंगाल, उड़ीसा और बरार नस्क कानूनन प्रणाली का प्रचलन था और कृषि भूमि जो है कर वर्ष में 2 बार, पहली बार रबी की फसल में, दूसरी बार खरीफ की फसल में लिया जाता था। इस तरह से भू राजस्व प्रबंध में संबंध उठाए गए कदमों के भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि मुगल साम्राज्य जो है इसकी व्यवस्था भू अत्यंत महत्वपूर्ण थी। फिर आपके मुताबिक कृषि समाज में सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने के लिए जाति किस हद तक कारक थी?
तो 16वीं-17वीं शताब्दी में उस काल में भारत एक कृषि प्रधान देश था और 85% जनसंख्या जो गांवों में निवास करती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वे कृषि से संबंधित है। इस तरह से कृषि समाज की मौलिक इकाई किसान ग्रामों और रहकर कृषि कार्य करते थे और पूरा साल अलग अलग मौसम में पैदावार से जुड़ी गतिविधियां जैसे ज़मीन की जुताई, बुवाई, बीज बोना, कटाई में व्यस्त रहते थे। और कृषि समाज में सामाजिक आर्थिक संबंधों के निर्धारण के लिए जाति की भूमिका, कठोर जाति व्यवस्था जो थी भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसकी अनेक जातियां और उपजातियों में विभक्त थी, जिनकी संख्या 2000 से भी अधिक थी। उच्च जाति के लोग निम्न जातियों से घृणा करते थे, उसी प्रकार संबंध किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता चुके हैं कि वहाँ पर छुआछूत भेदभाव और इस तरह से स्पर्शता ये सारी उस समय विद्यमान थी। उच्च जाति हिंदू शूद्रों से घृणा करते थे और साथ ही साथ इस प्रकार के सामाजिक मेलजोल नहीं रखते थे। और हिंदुओं को जो घनिष्ठ संपर्क में रहते रहते मुसलमानों में भी जाति भेदभाव का प्रसार होने लगा था और निम्न जाति हिंदू के समान निम्न जाति मुसलमानों को भी गरीबी और तंगहाली का जीवन जीना पड़ता था, जिसमें जातीय मुसलमानों बस्तियों में रह सकते थे और सामाजिक संबंध स्थापित कर सकते थे। इस तरह से हलाल खुरमा और न्यू कामों में रखने वाले ग्रामों की सीमा के बाहर रहते थे और इस तरह से जातिगत भेदभाव भी उस समय प्रभावित था। फिर ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यकालीन भारत समाज की जाति गरीबी सामाजिक स्तर के मध्य प्रत्यक्ष संबंध था। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत में भी भिन्न भिन्न जातियां संप्रदाय प्रतिनिधित्व होता था और छोटे मोटे नीच काम करने वाले खेतिहर संभव प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था। और साथ ही साथ इनका 17वीं शताब्दी में मारगढ़ की लिखाई गई एक पुस्तक पर राजपूतों की जो लेख है उस रूप में किया गया है, जो कि जाटों के किसान बताया गया है और इसमें और यह भी जाति व्यवस्था में राजपूतों की अपेक्षा नीचा स्थान भी दिया गया है। लेकिन वहाँ पर कई राजपूत भी ऐसे होते जो किसानी करते थे। यहाँ पर फिर इस पर आधुनिक उत्तर प्रदेश में विद्यमान क्षेत्रों में रहने वाले गौरव समुदाय के लोग जो थे शताब्दियों से ज़मीन की जुताई का कार्य करते थे और उनके द्वारा राजपूत होने का भी दावा करते हैं। पशुपालन बागवानी का काम भी करने में अहीर गुज्जर माली जैसे जातियों के सामाजिक स्तर में उनकी आर्थिक उन्नति के साथ साथ उन्नत होने लगा था। और कई ऐसे थे पशुपालक और मछुआरी मछली पकड़ने का काम करते थे और इस तरह से ऊपर उठकर किसानों जैसी स्थिति को भी प्राप्त करने लगी थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मध्यम क्रम में आने वाली जातियाँ भी सामाजिक स्तर में अपनी आर्थिक स्थिति उन्नति के साथ साथ उन्नत होने लगा था। फिर 16वीं और 17वीं शताब्दी में जंगलवासियों की ज़िंदगी किस तरह बदल गई थी। वाणिज्य की खेती का असर जंगलवासियों की ज़िंदगी पर भी पड़ा था। जिस तरह से हमने बताया था कि जंगल में रहने वाला व्यक्ति सिर्फ कबीले में ही रहता था और साथ ही साथ वह उस तरह से अफगानिस्तान के बीच होने वाले जो कबीले थे वो प्रहार भी करते थे, आक्रमण भी करते थे और जंगल में रहने से उनका जीवन जो था सिर्फ शिकार करके ही खाते थे। लेकिन वह बाद में यह सब स्थितियाँ जो थी वह बदल गई थी। सामाजिक कारणों से जंगलवासियों के जीवन में भी बदलाव आया और कबीलों के सरदार भी होते थे और कबीलों के सरदार जो जमींदार भी बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए। इस तरह से हम कह सकते हैं सेना खड़ी करने की ज़रूरत हुई और ख़ानदान के लोगों के सेना में भी भर्ती किया गया। हालांकि कबीलाई व्यवस्था की जो राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले ही शुरू हो चुका, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर ही यह प्रक्रिया पूरी तरह से विकसित हुई और इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों और आइन की बातों में मिलती है, जिसके कारण भी 16वीं-17वीं शताब्दी में कोच के राजाओं को पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक किया जाता है। और इस तरह से नए बसे इलाकों में भी खेतिहर समुदाय जिस तरह से धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसी तरह सूफी संतों ने भी एक बड़ी भूमिका अदा की थी। फिर मुग़ल भारत में जमींदारों की भूमिका की जांच। 16वीं-17वीं शताब्दी में मुग़ल भारत के जमींदारों की भूमिका की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मुग़ल भारत में जमींदार ज़मीन के मालिक होते थे और ग्रामीण समाज ऊंची हैसियत से रखते थे। समृद्धि का मुख्य कारण था विस्तृत व्यक्ति ज़मीन मिल्कियत कहा जाता था। मिल्कियत ज़मीन हर दिहाड़ी मजदूर काम करते थे और जमींदारों के राज्य की ओर से कर वसूलने का अधिकार भी प्राप्त होता था। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था और जमींदारों के अपने किले और जमींदार अपनी टुकड़ियों में जमींदार रखते थे और बचाने की अगुवाई और खेतियार को सगाजों का आधार लेकर उन्हें बचने में मदद करते थे। जमींदारी खरीदारी बिक्री के गांवों में मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई और ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जमींदार एक प्रकार का हाट बाजार स्थापित करते थे और फसलें बेचते थे, जिसमें हम ये कह सकते हैं किसानों के साथ उनके रिश्तों में पारस्परिकता पैतृकवाद संरक्षण की भावना रहती थी। इस कारण तात्कालिक साहित्यों में संविधान अत्यंत किया गया था, जिसमें किसान जो है प्रायः राजस्व अधिकारियों को दोषी ठहराते थे और परवर्ती काल में अनेक प्रकार के कृषक जो है उसका विद्रोह करते थे और जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन और सहयोग मिलता था।
पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण के विकास समाज में नियमन करने में विवेचना कीजिए। तो 16वीं 17वीं सदियों में मुगल ग्रामीण भारतीय समाज में पंचायत की भूमिका की व्याख्या कीजिए, जिसमें 16वीं 17वीं शताब्दी में कारण ग्रामीण समाज में पंचायत की मुखिया और अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। समाज के नियमन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसके कारण ग्राम पंचायत सामान्य ग्राम सम्मानित बुजुर्गों जिनके माध्यम से पुश्तैनी अधिकार होते थे, इन सब को एक ऐसा मुखिया बना दिया जाता था कि जो निर्णय ये देंगे उसे लोग माना करते थे। और साथ ही साथ मुखिया का चुनाव जो होता था ग्राम के बुजुर्गों के द्वारा ही किया जाता था और लोगों की सहमति से किया जाता था, और चुनाव के बाद ही जमींदार को स्वीकृत करवाना आवश्यक होता था। मुखिया अपने पद पर तभी तक बना रह सकता था जब तक ग्राम के लोग उस पर विश्वास करते थे, और विश्वास खोने के बाद उसे अपने पद से वंचित होना पड़ता था। और ग्राम पंचायत हर प्रकार की व्यवस्था उसके उत्तरदायी होता था, जैसे ग्राम की रक्षा है, स्वास्थ्य, सफाई, प्राथमिक शिक्षा, न्याय, सिंचाई, निर्माण कार्य, मनोरंजन, सामान्य नैतिक कार्य जो थे, ये प्रमुख कार्य थे जो पटवारी की सहायता से इस कार्य को करना पड़ता था, और को उसकी आवश्यकता होती थी, उसका योगदान होता था। फिर समय समय पर दौरा करके अधिकारियों खातिरदारी का भी खर्च जो है इसी धनराशि से होता था। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाने, नहर खोदने, कार्य करने किसान स्वयं नहीं कर सकते थे, बल्कि पंचायत को उससे ही कराए जाते थे। मतलब इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाता था और जाति की सीमाओं को भी पार ना करें, ये सारी चीज़ें भी उनके लिए नियम बनाए गए थे, जिसमें जाति की अवहेलना रोकने और उसको करने के लिए सामान्य और आचरण पर नियंत्रण स्थापित करना मुखिया मंडल का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था। पूर्वी भारत में सभी विवाह मंडल की उपस्थिति में संपन्न किए जाते थे, और जाति नियम भी किसी प्रकार की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को भी कठोर सजा दी जाती थी। उस पर जुर्माना लगाया जाता था या फिर जाति से बहिष्कार कर दिया जाता था। खान पान में प्रतिबंध लगा दिया जाता, जाति व सब निषिद्ध था। इस तरह से उन पर प्रतिबंध लगाया जाता था, उन पर नियंत्रण रखा जाता था, और साथ ही साथ जो अपराधी यदि माना जाता है तो उसको पंचायत द्वारा निर्धारित समय के लिए ग्राम भी छोड़ना पड़ता था। मतलब गांव निकासी का भी उस समय पात्रता थी, जो कि यदि अपराधी है तो उसे गांव भी छोड़ना पड़ सकता है। और जाति की व्यवसाय अर्थात पेशे से भी वंचित हो सकता था। हमें याद रखना चाहिए कि संपूर्ण जाति समुदाय जो है बाहर कर देने जैसी कठोर सजा केवल कुछ ही समय के लिए दी जाती थी। वास्तव में इन नीतियों उद्देश्य से जाति व्यवस्था की अवहेलना और नियंत्रण स्थापित करना समाज में बनी रहती थी। फिर जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, मतलब उस समय जो था हर जाति में इस तरह की पंचायत की व्यवस्था की गई थी। निश्चित ही जाति पंचायत जो है इसके द्वारा किया जाता था। फौजदारी मामलों के अतिरिक्त भी अधिकांश मामलों में राज्य जाति पंचायत निर्णय को महत्व देता था। इसी तरह से ऊंची जातियों के लोग अन्य राज्य अधिकार जबरदस्ती का वसूल भी किया जाता था। इस प्रकार बहुत सारी शिकायतें होती थी जाति पंचायत में की जाती थी। और याद रखना चाहिए कि निचली जाति किसानों द्वारा राज्य के अधिकारों, स्थानीय जमींदारों के संबंधित झगड़ों को ग्राम पंचायत का निर्णय सभी मामलों में एक जैसा नहीं होता था। और फिर जातिगत पंचायत के निर्णय सदैव निष्पक्ष नहीं होते थे। इसका भी इस समय भी कई व्यक्ति संपन्न व्यक्तियों के प्रति प्राय उदार निर्णय लेती थी, और कभी कभी व्यक्तिगत द्वेष के आधार पर भी जाति बहिष्कार जैसी कठोर सजा दे देती थी। इससे यह पता चलता है कि उस समय जो संपन्न और उच्च वर्गों की अपेक्षा निर्धन और निम्न वर्गों पंचायत के प्रभाव अधिक होता था, क्योंकि संपन्न और उच्च वर्ग के लोग पंचायत के आपत्तिजनक फैसले और कचहरियों और न्यायालयों के जाने के लिए तैयार रहते थे, किंतु निम्न जाति और निर्धन व्यक्ति की अज्ञानता और आर्थिक स्थिति के कारण वह ऐसा नहीं कर सकते थे। ये सारी जो है कॉपी में नोट करनी है, ताकि आने वाले जब भी असाइनमेंट होगा तो उसमें इससे यही क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने पड़े।